दुनिया में हर व्यक्ति की सोचने की, विचार करने की शक्ति अलग अलग होती है। और यही बात यहाँ पर समझाई गई है कि एक ही चित्र या पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर एंड राइट डाउन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी यू टॉट इन इंग्लिश। तो यहाँ पर एक ही बात दिखाई गई है कि एक चित्र में क्या है, दूसरे चित्र में क्या है। प्रथम चित्र में आप देखें तो यहाँ पर दोनों चित्र में क्या फर्क है वो बात दिखाई गई। आप ध्यान से उस चित्र को देखेंगे, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है। आए दिन आप देखें कि कोरोना वायरस की महामारी जैसे फैली, शहरों में अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा इतनी महामारी फैली कि लोग कोरोना वायरस से डरने लगे और अपने शहर को छोड़कर गांव की तरफ भागने लगे, क्योंकि शहरों में ज़्यादा लोग बसते हैं। तो यहाँ एक गांव और एक शहर दोनों के चित्र है। और यहाँ पर आप देखिए कि साइंस इज ब्लेसिंग और कर्स, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, यह बात यहाँ दिखाई गई है। क्योंकि जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार की खोज होती रही, आप देखिए कि अभी चाइना ने बायोलॉजिकल वेपन के रूप में कोरोना वायरस बना दिया। आज हमारे देश और दुनिया का क्या हाल है। साइंस इज फॉर फैसिलिटी, बट समटाइम्स साइंस इज नॉट ओनली कर्स but blessing also. Nowadays we are feeling science is only curse. विज्ञान अभिशाप है, वरदान नहीं है। क्योंकि विज्ञान ने विनाश भी किया है और विकास भी किया है। आज हम देख रहे हैं विज्ञान ने जो खोजी कि इसके कारण विकास के बदले में विनाश ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर यही बातें हमें सिखाई जा रही है कि क्या क्या फर्क है, दो चित्रों में क्या फर्क है। आप अपने तरीके से अपने अंतर देखे ने। दोनों चित्रों में एक गांव का और दूसरे शहर का है। गांव के चित्र में नदी दिखाई गई है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते, काम करते लोग हैं। आप देखिए कि कीन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अगर कहीं भी कोई भी घटना हुई तो लोग आपको पूछेंगे, अचानक एक्सीडेंट करके कोई चला गया अपनी कार लेकर, तो लोग आपको पूछेंगे कि आपको मालूम है कार का नंबर कौन सा था, कौन सी कार थी, या चलाने वाला कैसे था। कभी कभी कोई क्राइम सीन होता है तभी यही बात उपयोगी होती है कि आपका ऑब्जर्वेशन कैसा था। आप सुबह से निकले घर से बाहर स्कूल आने के लिए फॉर एग्जांपल, तो आपके सामने कितने लोग मिले, सबसे पहला कौन मिला। मतलब अगर आपका मनपसंद या आपका जानने वाला व्यक्ति मिला तो आपको याद रहेगा, लेकिन अगर ऐसा वैसा व्यक्ति मिला जिसको आपने कभी देखा ना पहचाना तो आपको याद नहीं रहेगा। अगर ऐसा व्यक्ति है, जो व्यक्ति कुछ ऐसी घटना हुई, अकस्मात हो गया या कोई घटना हुई या झगड़ा हो गया, तो आपको याद रहेगा कि ये व्यक्ति मिला था, इससे यहाँ यह हुआ था। मतलब दो चित्रों में अलग अलग अंतर है। एक चित्र गांव का है, दूसरा शहर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर लोग नहाते हैं और कपड़े धोते, पानी भरते हैं। अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार के चित्र के माध्यम से गांव के कच्चे घरों में रहने वाले लोग दिखाई देते हैं। गांव के लोग शहर के लोगों के मुकाबले में मामूली कपड़े पहनते हैं, यानी सीधे साधे होते हैं। उनके रहन सहन भी अलग होती है। और शहरों में ज़्यादातर घोंघाट, नॉइस पॉल्यूशन होता है, अलग अलग प्रकार के साधनों की आवाज़ होती है, व्हीकल की आवाज़ होती है। यानी कि आप देखिए कि अब हमारे गांव प्रकृति के लिए अच्छे हैं। हम शुद्ध हवा ले सकते हैं। शहरों में आप देखें तो हम शुद्ध हवा नहीं ले सकते, हम सांस लेते हैं तो अच्छी प्राणवायु नहीं जाती है। मतलब नगर के चित्र में चौड़ी और दो सरफा सड़क है। आप देख सकते हैं चित्र में पक्के मकान हैं, सड़क पर वाहन चल रहे हैं और वाहनों के कारण शोर है। शहर और गांव के लोग अलग अलग हैं, दोनों के पहनावे अलग अलग हैं। आपको प्रश्न पूछा जाता है गांव तथा नगर जीवन में क्या अंतर है, तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है। तो कहा जाता है कि गांव के जीवन में सादगी होती है, सिंपलिसिटी।
सरलता होती है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं होती, सीधे लोग होते हैं, भोले भाले लोग होते हैं। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं। आज हमारे चरोतर के गांव जो है ना, बहुत विकसित है। अगर आपने गुजरात के अलावा दूसरे राज्य या दूसरे स्टेट के गांव देखे हैं तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही गांव बैकवर्ड है। इंटीरियर विलेज जो है बहुत बैकवर्ड है। हमारे यहाँ तो काफ़ी आधुनिकता आ गई है, 24 आवर्स बिजली है, सुविधा है, पक्की सड़क है। तो नदी कुएं में से पानी निकालते हुए लोग नजर आते हैं। खेतों में उगाया अनाज, आज देखे कि जमाना अब ऑर्गेनिक फार्म पर चला है। अनाज तथा ताजी सब्जियां गांव में मिलते हैं। लोग ज़्यादातर कच्चे घरों में रहते हैं। आज हमारी सरकारों ने गांवों की काया पलट कर दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना या दूसरी आवास योजना के तहत गांव में बहुत कम झोंपड़े दिखाई देते। हमारे यहाँ बहुत से लोगों को पक्के घर बन गए हैं। पहले जो मिट्टी के घर, कच्चे झोंपड़े होते थे, पर उनका जीवन प्रकृति के नज़दीक होता है। नगर के जीवन में ज़्यादा तड़क भड़क होती है, बहुत ही फास्ट लाइफ होती है। आप बम्बई, बेंगलोर, अहमदाबाद जैसी मेगा सिटी की बात करें तो एक व्यक्ति को कुछ होता है तो दूसरे व्यक्ति को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इतनी फास्ट लाइफ है। आप बॉम्बे का नज़ारा देखें, सुबह की ट्रेन लाइफ लाइन, अब बॉम्बे ट्रेनें चलती है तो लोग इतनी भीड़ भाड़ में जाते हैं आते हैं, आपको लगेगा कि लोग कितने व्यस्त है, कभी किसी के सामने नजर डालने की किसी को फुर्सत नहीं है। आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, अल्ट्रा मॉडर्न स्लीवलेस और अल्ट्रा मॉडर्न शॉर्ट्स आदि जो मॉडर्न कपड़े होते हुए पहनते हैं। पक्के मकानों में रहते हैं, बेनल का पानी पीते हैं, यानी कि अब सिस्टम तो बदल गए हैं, एसी, पानी, आरओ सिस्टम, ये सब आजकल आधुनिक सुविधा नहीं जरूरत बन गई। बाजार से अनाज और फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। वे लोग अलग अलग प्रकार से दुकानों, बैंकों, दफ्तरों में काम करते हैं। किसान लोग होते हैं, गांव में, शहरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं मिलती, चारों ओर अशांति होती है, आवाज़ होती है, अलग अलग प्रकार के व्हीकल की आवाज़ होती है, अलग अलग प्रकार की आवाज़ होती है, यानी नॉइस पॉल्यूशन इज बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ टुडेज सिटी। नगर के जीवन में अनेक दोष है, दोनों बात होती है। किसी को शहर अच्छा लगता है, किसी को नगर। गांव में रहने वाले लोगों को शहर अच्छा लगता है, उनको लगता है शहर के लोग, शहर के लड़के लड़कियां बहुत फैशनेबल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं। ऐसा नहीं है, गांव में भी ऐसा होता है। तो शिक्षित और प्रगतिशील पढ़े लिखे लोग ज़्यादा शहरों में होते हैं। स्कूल, अच्छे कॉलेज ज़्यादातर शहरों में होते हैं और अच्छी शैक्षणिक योग्यता भी अक्सर शहरों में होती है। संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की तुलना में ज़्यादातर शहर अच्छे होते हैं, उसमें सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए लोग शहर पसंद करते हैं। आगे वाद विवाद जो डिस्कशन होती है उसमें ये प्रश्न आता है कि तालाब का पानी पीने योग्य होता है या नहीं। हमने तो अभी पिया नहीं तालाब का पानी, लेकिन बहुत इंटीरियर विलेज जैसे राजस्थान या सौराष्ट्र में आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी की तहत बहुत सारा विकास हुआ है, लेकिन तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर बाहर की धूल मिट्टी होती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर पड़ते हैं। तालाब के किनारे लोग कपड़े धोते हैं, जानवर नहाते हैं, न जाने क्या क्या पानी में करते हैं, आप जानते हैं। सारी गंदगी तालाब में जल को दूषित करती है, यानी कि जो पानी तालाब का होता है, यहाँ तक कि गंगा नदी का जल भी बहुत प्रदूषित हो गया। सरकार ने 3-4 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है, जो गंगा हम पीते हैं, चरणामृत लेते हैं, लेकिन उस पानी में अलग अलग प्रकार की जानलेवा बीमारियां, कॉलेरा से लेकर टाइफाइड से लेकर अनेक बीमारियां होने की संभावना है। आजकल तो आप देखते हैं कि पानी में भी बारिश हुई तो पानी में भी कोरोना वायरस पाया गया था, पानी में, बहाव में। तो तालाब का पानी पीने योग्य होता नहीं है। एक आम प्रश्न है, आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर नगर और शहर के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंध में पूछा जाता है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। वाद विवाद के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये चित्र देखकर आपको पता चलेगा। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में દરેક વસ્તુની બે બાજુ હોય છે, एक सिक्का ની બે बाजू होती હોય છે। प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते, एक पहलू
उसकी अच्छाइयाँ बताता है, दूसरा उसकी बुराइयाँ बताता है। दुनिया में खूबी है तो खामी भी है, कमी है तो अच्छी बात भी है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले हमारे सामने पता चलेगा साइंस इज ब्लेसिंग और कर्स। नाउ ए डेज वी आर फीलिंग दैट साइंस इज नॉट ब्लेसिंग, कर्स, बिकॉज ऑफ चाइना ने जो कोरोना वायरस बनाया, लोग ऐसा कहते हैं। तो विज्ञान की खोज हुई, हमारे घरों में बिजली है, आज बिजली है तो हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। हमारे किचन में बहुत सारी सुविधाएं है, बटन ऑन करते ही बहुत सारा सुविधाएं मिलती थी। पुराने ज़माने में चक्की आटा पीस कर आटा निकलता था, आज घरों में घरघंटियाँ है। पुराने ज़माने में बिजली नहीं थी, दिया जलाना पड़ता था, आज ट्यूबलाइट है, पंखी है। पुराने ज़माने में गर्मी लगती थी तो एसी नहीं था, आज एसी है, कूलर है, फ्रिज है, गीज़र है, लिफ्ट है, बिजली से चलने वाले इतनी सारी मशीन है। डॉक्टर या मेडिकल साइंस के लिए भी बहुत सारी एलोपैथी विज्ञान की दवाएं हमें जो मिल रही है। टेलीफोन और मोबाइल सबसे बड़ी विज्ञान की वरदान मानी जाएगी, क्योंकि मोबाइल ना होती तो आज देखिए ऑनलाइन टीचिंग ना हो पाता, इंटरनेट ये सब हो रहा है। कंप्यूटर तो एक कमाल की खोज है। विज्ञान साइंस रियली समटाइम्स वी कैन अंडरस्टैंड ब्लेजिंग। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, एक्सप्रेस वे, आप देखिए कितने वाहन चलते हैं। आज इंसान मंगल पर, चंद्र पर पहुंच चुका है। चंद्र विज्ञान के अनमोल वरदानों के कारण आज हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, हर एक बात गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जो हम नहीं जानते वे अक्सर कर सकते हैं। मतलब विज्ञान के आविष्कारों के साथ जो विज्ञान का दुरुपयोग हुआ, अलग अलग प्रकार के बायोलॉजिकल वेपन बनाए गए, चाइना ने जैसे बनाया, और इस प्रकार से दूसरे हथियार बनाए गए, वे मनुष्य के लिए विनाशकारी है। और आज प्रदूषण बढ़ा है। पहले हम सांस लेते थे तो हमारे फेफड़ों में बहुत से कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, बहुत से जहरीली गैस जाते थे। आज ऐसी परिस्थिति है कि आज वायरस से डरने के लिए हमें मास्क पहनना पड़ता था। पहले यही बात होती थी कि मास्क पहनना आवश्यक हो गया था, यानी कि विज्ञान वरदान की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक है। और साइंस आदिकालों से जंगल में रहने वाले मनुष्य को जो डर नहीं था, आज विज्ञान वरदान, आधुनिक विज्ञान की कुछ खोजें हैं जो हमें अच्छी लगती है और हमें वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए। लेकिन विज्ञान सही मायने में तभी सही है जब हम उसका सही उपयोग करेंगे और उसकी सुविधाओं का लाभ लेंगे। विज्ञान का सही उपयोग हुआ तो वह हमारे लिए वरदान है, गलत उपयोग हुआ तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में चाइना या पाकिस्तान से युद्ध भिड़ जाए और अलग अलग प्रकार के हथियारों के प्रयोग से ये दुनिया तबाह भी हो सकती है। दूसरा बात, विवाद में ये प्रश्न पूछा जाता है कि कलम या तलवार, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। तो ये बात बताई जाती है कि कलम ज़्यादा ताकतवर है या, तो अब देखिए कि कलम जो है, पेन जो है लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। हर चीज का अपना अपना महत्व होता है। कलम के साथ दिमाग दिमाग के विचार, भाव, भाषा जुड़ी होती है। तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा होता है। कलम कविता, कहानी, अलग अलग प्रकार की उपन्यास, बहुत सारी बातें लिखने का काम कलम करती है। आजकल तो लोग मोबाइल में भी लिखते हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं मुझे कोई कविता बनानी है तो मैं पेन से लिखता हूँ, और कभी ज़रूरत पड़ी तो मोबाइल में भी लिखना पड़ता है। तो तलवारें गले के काटने का काम करती है, खून बहाती है, एक दूसरे को मारने का काम करती है। कलम के माध्यम से लिखी कविता, नाटक, साहित्य हमें आनंद देता है। कलम सुख शांति देती है और लोगों के दिल को जीतती है, वो बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर बहुत से बुरे लोग अच्छे हो गए। गांधी जी की आत्मकथा पढ़कर बहुत लोगों ने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया। दुनिया के महान लेखक व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर, बहुत से ऐसे लेखक हैं, चेतन भगत आज के जाने माने, तो ये लोग मरकर भी अमर हो गए। यानी कि कलम ने
जो विचार, क्रांति के विचार लाती है वह कलम है। पेन इज स्मार्टर देन स्वॉर्ड। उन्होंने बहुत से लोगों के सिंहासन पलट दिए। आप आए दिन न्यूज में देखते हैं, प्रेस रिपोर्टर जो भी लिखते हैं। जर्नलिज्म जो है वह चौथी जागीर माना जाता है। फ्रांस की क्रांति हुई वॉल्टियर की कलम की ताकत से हुई थी, ऐसा माना जाता है। तलवार, हम कहीं जा रहे हैं, हथियार हमें बचाव के लिए, डिफेंस के लिए जरूरी है, पर कलम की ताकत सबसे बड़ी होती है। युग युग तक कलम की ताकत आवश्यक है। और जहां तक कलम की ताकत है, मेरे विचार से तलवार से भी अधिक कलम शक्तिशाली है। पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। और अगर हम कहीं जा रहे हैं और वहां कोई दुश्मन आ गया तो उस वक्त हमारे हाथ में तलवार होनी चाहिए, उससे हम मार सकते हैं। पेन से हम नहीं मार सकते। मतलब पेन जो है, कलम जो है, वह विचारों के माध्यम से जीत दिलाने का काम करती है। दूसरी बात है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। 47 नंबर पर आप देखिए, तो उपसर्ग लगाकर प्रत्यय दीजिए। तो वहां भिन्न शब्द है तो आगे उपसर्ग लगाया तो विभिन्न बना। देश है तो आगे लगाया वी तो विदेश बना। पका शब्द है तो आगे अध उपसर्ग लगाया तो अध पका बना। गम शब्द है उसके आगे दूर लगाया तो दुर्गम, दुर्गम जंगल में हम गए थे। राष्ट्रीय तो अंतरराष्ट्रीय। जीव तो निर्जीव। बल तो निर्बल। समझ तो गैर समझ। सुविधा तो असुविधा। वांछित तो अवांछित। दोस्तों, इस प्रकार से उपसर्ग वि, प्र, अ, दूर, अध, नीर, गैर, अंत लगाकर विरोधी शब्द बनते हैं या दूसरे शब्द बनते हैं। उपसर्ग मतलब शब्द के आने वाला शब्द, प्रीफिक्स। इसके बाद सफिक्स जिसे कहते हैं, प्रत्यय। तो आप देखिए, सफिक्स शब्द के पीछे आने वाला, यहाँ पर ई, ता, ई, त। पेज नंबर 47 पर है। आप जरा समझ लीजिए, ग्रामर में पूछा जाए तो आपको उपयोगी होगा। नियम तो नियमित। विदेश तो विदेशी। प्रकृत तो प्राकृतिक। पुत्र तो पुत्री। लापरवाह तो लापरवाही। चंचल तो चंचलता। यंत्र तो यांत्रिक। मानव तो मानवता। हंस तो हंसी। हंस, हंसने की बात है, हाँ? हंस नहीं है, सॉरी। हंस तो हंसी। परिचय तो परिचायक। मतलब यहाँ पर लापरवाही, ई, ई प्रत्यय लगता है। यह लड़का लापरवाह है तो लापरवाह। बेपरवाह तो बेपरवाही। मतलब ई, ता, ई, तो, ई, क, यह शब्द जो लगते हैं वह सफिक्स कहे जाते हैं। शब्द के आगे लगते हैं उसे प्रीफिक्स कहे जाते हैं। वी, प्र, अ, दूर, अद, नीर। यानी कि ये उपयोगी है, इसलिए आपको मैं समझा रहा हूं। निम्नलिखित वाक्यों में से अवयव छांट कर लिखिए। उमंग और स्मित घर चले गए। और एंड मैंने आपको समझाया था, फिर से ये समझा रहा हूं कि आपके एग्जाम करीब है, इसलिए मुझे कैमरे या मोबाइल फोन चाहिए। या वाह क्या कैच लिया है, वाह। दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी। तथा वह तेज द्वारा, तेज मतलब यहाँ पर जो बात मैं आपको समझा रहा हूं वह वाद विवाद या डिबेट के लिए मोबाइल फोन एडवांटेज है या डिसएडवांटेज, लाभ है या हानि। दूरदर्शन एडवांटेज और डिसएडवांटेज। शिक्षा का माध्यम, मीडियम ऑफ एजुकेशन, मदर टंग और अनदर टंग मीन्स इंग्लिश। तो इस प्रकार से ये जो है सोच अपनी अपनी है। उसमें आपके विचारों को अपने आप को रखना है। एक पानी का भरा हुआ ग्लास है, आधा भरा है आधा खाली, आप किस नज़रिए से देखते हैं। यहाँ चित्र में आपका ऑब्जर्वेशन पावर देखा जाएगा, इसके आधार पर आप लिख सकते हैं। परीक्षा लक्ष्य ये है नहीं, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो व्याकरण मैंने आपको समझाया है, जो टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, तो मैं आपको समझाया है। शायद आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया ना? किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर बोल सकते हैं, क्योंकि यह चित्र है, आपको ऑब्जर्वेशन करना है। दोनों चित्र में ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप समझ सकते हैं। समझ में आ गया? और अगर आपको समझ में आया हो तो आप वर्कबुक में ये सब लिख लेना। और एग्जाम आ रही है तो मैं आपको जो पेज भेजूंगा उसके आधार पर आप ग्रामर व्याकरण तैयार कर लेना। समझ में आ गया आपको? किसी को कोई समस्या है, ना समझ में आया तो पूछ सकते हैं। बोलो।
किसी को कोई समस्या है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ग्रामर होगा थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड। नो नो नो, स्टाइल ऑफ पेपर यू कैन चेक। फॉर एग्जाम्पल 7 नंबर लेसन मैंने आपको समझाया, तो इसमें ये ग्रामर है, जो उपसर्ग लगाया प्रत्यय यही अवयव ये नहीं नहीं, स्टाइल ऑफ पेपर लिख लेना, उसी प्रकार से होगा। कुछ भी नया नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन होगा उसमें 2 आंसर हो गया, आपको एक सिलेक्ट करना है, ए और बी, कुछ भी नहीं है। चलो मिलते हैं, बाय। आप एग्जिट हो जाए बारी बारी से, और जो भी बात समझ में नहीं आई आप कह सकते हैं। કરી દેવાનો. હવે એવું કે તમારો ક્લાસ હતો લાઈવ, શું કે કરી દેવાનું.